कक्षा 9 और राजनीति विज्ञान हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं। एक काफ़ी समय हो गया, 3-4-5 वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं इसके, और काफ़ी बातें आपको अब इसमें समझ में आ भी गई होंगी। क्या क्या समझ में आया होगा? वो लिंगदोह मैडम की कक्षा में बच्चों का बार बार बात करना, एक सरल परिभाषा तैयार करना। इसके बाद कुछ बच्चों ने लोकतंत्र की बुराइयां भी की थी। नाम याद है कि उन बच्चों के कौन कौन हैं? मैं बताता हूँ। एक जैनी है और एक रोज है। रोज कहती थी कि वो नेता चाहिए जो न चुनाव की चिंता करे ना संसद की चिंता करे। जैनी क्या बोलती थी? लोकतंत्र ने हमें दिया ही क्या है, लोकतंत्र से हमारे देश में गरीबी आ गई है। ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी। तो क्यों ना हम आज इसी पर चर्चा कर लें। बात जब लोकतंत्र की हो तो लोकतंत्र में लोक भावना का भी सम्मान होना चाहिए। लिंगदोह मैडम ने कहा था ना कि यह चूँकि लोकतांत्रिक देश है इसलिए आप लोकतंत्र के खराब होने की बात भी कर सक रहे हो। तो आज हम इसी पर चर्चा कर लें कि लोकतंत्र के खिलाफ आखिर कौन कौन से तर्क हो सकते हैं। वे कौन कौन से तर्क हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ जाते हैं और लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र इसलिए खराब है क्योंकि इसमें ये बुराइयां हैं। तो आज लोकतंत्र की बुराइयों अर्थात लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम लोकतंत्र के पक्ष में बात करेंगे। मतलब आप लोग अपनी क्लास में चाहें तो वेट और डिबेट भी आयोजित कर सकते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो यही इसी तरह की डिबेट आज इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं लोकतंत्र के खिलाफ कौन कौन से तर्क हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र के खिलाफ कौन कौन से तर्क हैं। पहला तर्क, मतलब जब हम लोकतंत्र के खिलाफ चर्चा करते हैं या लोकतंत्र के बारे में चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोग आमतौर पर बहुत सारी बातें करते हैं। कई तर्क हमें सुनने में आते हैं। आप लोग भी अपनी समझ के अनुसार 9th में भले हैं, लेकिन अब अगर आसपास आप कभी देखो लोकतंत्र के बारे में चर्चा हो या आप अपने घर परिवार में बुजुर्गों से बातचीत करो तो वे लोकतंत्र के खिलाफ में भी बोलते नजर आ जाएंगे। तो क्या तर्क हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ अक्सर बोले जाते हैं? चलिए हम उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको ये डमरू दिख रहा है, डमरू क्या है? एक तरह की घड़ी है। 5 ईयर टेन्योर मतलब 5 साल का वक्त। तो पहला जो तर्क देते हैं खिलाफ लोकतंत्र के कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं और इससे अस्थिरता पैदा होती है कि आज कोई दूसरा शासक था, कल कोई दूसरा हो गया, परसों कोई दूसरा हो जाएगा। इससे एक नेता की, एक राजनेता की या एक सरकार की नीतियाँ फॉलो होती नहीं है कि दूसरा राजनेता आ जाता है, दूसरी सरकार आती है, विरोधी होगी तो उसके नियम कानूनों को, उनकी योजनाओं को लागू नहीं करेगी, अपनी नई योजनाएं लगा देगी। इससे धन का भी अपव्यय होता है और एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता जब देश में होती है तो विकास की गति मंथर पड़ जाती है। अगला तर्क देने वाले लोग क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। हम आसपास देखते भी हैं कि कई बार टीवी बहसों में देखते हैं या अन्य जगहों पर देखते हैं कि अलग अलग दलों के लोग आपस में किसी भी मुद्दे पर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण ही करते रहते हैं। सिवाय अपने वेतन भत्तों को बढ़वाने के अलावा किसी और मुद्दे पर हमने उनको कभी एकजुट होकर किसी एक मसले पर एक राय होते हुए नहीं देखा होगा। और हमेशा करके ये ऐसी चालें चलते रहते हैं, ऐसे खेल खेलते रहते हैं कि हमेशा सत्ता में बना रहे। कोई ना कोई दल सत्ता में पक्ष या विपक्ष लगातार सरकार में बना रहे, सत्ता में बना रहे, इसी प्रयास को करते रहते हैं। और इस चक्कर में वे नैतिकता को भी छोड़ देते हैं, साम दाम दंड भेद सारे रास्ते अपनाते हैं कि सत्ता में बने रहें। ये लोकतंत्र के खिलाफ ये एक महत्वपूर्ण तर्क है जो लोग देते हैं। अगला तर्क, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करना पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। ये आप लोगों ने देखा कि लोकतांत्रिक मसलों को जब हल करना होता है तो बहुमत से बात होती है। बहुमत में क्या होता है, अगर संख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हर मसले पर बहस करना, चर्चा करना संभव नहीं हो पाता। और यदि किसी तरीके से तकनीकी रूप से संभव हो भी जाए तो फैसलों में इतनी देर हो जाती है कि उस फैसले का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कहा भी गया है ना कि देर से हुआ न्याय अन्याय के समान होता है। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ में यह एक महत्वपूर्ण तर्क है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। चुने हुए नेताओं को लोगों का हित पता ही नहीं होता और इसके चलते खराब फैसले होते हैं। कई बार क्या होता है कि राजनीतिक दल ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना देते हैं जिसकी छवि तो अच्छी होती है, लेकिन वह व्यक्ति जनता की समस्याओं से सीधे तौर पर कनेक्टेड नहीं होता
और जब ऐसा व्यक्ति किसी मंत्री पद पर या जनप्रतिनिधि बनकर सत्ता में भागीदारी प्राप्त करता है, सत्ता का या शासक दल का हिस्सा बनता है, तो उसको जनता के वास्तविक हितों की जानकारी नहीं होती। मान लो कोई व्यक्ति विदेश में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करके देश में आता है और देश में उसकी छवि बहुत अच्छी है, लेकिन उसको देशवासियों की समस्याओं का ज़मीनी स्तर पर ज्ञान ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या लोकतंत्र की शासन व्यवस्था के लिए उचित व्यक्ति होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं। यह एक लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दिया जाता है। हो सकता है गांधी जी के बारे में देख लो आप, दक्षिण अफ्रीका में गए लेकिन भारत में आकर भारत का भ्रमण किया और भारत को समझा, देश को संघर्ष के लिए तैयार किया और आज़ादी के लक्ष्य तक पहुँचे। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं, लेकिन लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देने वाले लोगों का यह तर्क बेकार नहीं है कि पैराशूट लीडर्स जो हैं वे कभी जनता की भावनाओं को समझकर काम नहीं कर सकते। अगला तर्क देखते हैं। अगला तर्क है कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने पढ़ा है ना, लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता चुनाव द्वारा करती है। तो महत्वपूर्ण कड़ी क्या है? सत्ता हासिल करने की चुनाव। तो चुनाव के दौरान एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सिनेरियो तैयार किया जाता है कि सत्ता में बने रहने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, पैसे बहा दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वोट लेने के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं और इस तरह से ये चुनाव बहुत महंगे और खर्चीले साबित होते हैं, जो अल्टीमेटली देश की टैक्स पेयी जनता के सिर पर बोझ बन जाते हैं। तो यह भी एक लोकतंत्र के खिलाफ है। इसीलिए लोग लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देते हैं कि वोटों को नोट देकर लोग खरीद लेते हैं। हमने एक तरफ बात की थी कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो चुनाव में जीतकर तो आ जाते हैं, लेकिन उनको जनता के हितों का पता ही नहीं होता। यहाँ पर कुछ जनता भी ऐसी होती है जिसको खुद को अपने हितों का पता नहीं होता। उसको ये नहीं मालूम होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ऐसी स्थिति में जो मताधिकार है उसके लिए लोगों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। यह एक लोकतंत्र के खिलाफ बड़ा तर्क दिया जाता है कि आम जनता नोटों में अपने वोटों को बेच देती है और स्वयं का हित भूल जाती है। तो इस तरह से लोकतंत्र के खिलाफ बहुत सारे तर्क हमारे सामने आए हैं। अब आपको इन तर्कों को सोचना है, समझना है। और चलिए पाठ्यक्रम में हम आगे देखते हैं कि अब और क्या शेष है। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? हो सकता है इस किताब में जो बातें दी हों उन बातों के अलावा और भी बातें आपके मन में आ रही होंगी कि लोकतंत्र में ये बुराई है, जैसे कि उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाता है, धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर किया जाता है, ये भी लोकतंत्र के खिलाफ है। भाई धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है तो वहाँ धर्म का क्या स्थान? तो इसी तरह से अन्य बातें आपके दिमाग में हों कि लोकतंत्र खराब क्यों है, इसके लिए आपके मन में कोई और तर्क या कोई और बिंदु रह गया हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा, यहाँ जो तर्क बताए गए हैं, कौन सा तर्क वह है जो केवल और केवल लोकतंत्र पर लागू होता है, और इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? इसके अलावा इनमें से वो कौन से तर्क हैं जिनसे आप सहमत हैं? तो मतलब यह है, यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ यहाँ पर बहुत सारे तर्क दिए गए हैं कि हर 5 साल में नेता बदल जाते हैं, धांधलियाँ हो जाती हैं चुनाव में, नेताओं को जनता के हितों के बारे में जानकारी नहीं होती है। एक और बात कही कि जनता को खुद को अपने बारे में पता नहीं होता है कि हम किसको वोट दें, किसको ना दें। तो ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में इन बिंदुओं के अलावा कोई और बिंदु भी है जो आ रहा हो कि हाँ ये चीज़ भी है जो लोकतंत्र के खिलाफ जाती है, ये लोकतंत्र नहीं हो, ये लोकतंत्र की बुराई है? कोई और चीज़ भी आपके दिमाग में आ रही हो तो आप ज़रूर बताएं। इसके अलावा इन तर्कों में ऐसा कौन सा तर्क है जो केवल और केवल लोकतंत्र से जुड़ा हुआ हो? शायद अगर हम बात करें कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुख्य तर्क है तो वो चुनाव वाला हो सकता है कि चुनाव में भ्रष्टाचार हो सकता है, धांधलियाँ हो सकती है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ। अच्छा, इन तर्कों में ऐसा कौन सा तर्क है जो किसी भी सरकार से जुड़ा हुआ ना हो? मतलब कि ऐसा कौन सा तर्क है जो चाहे सरकार लोकतांत्रिक हो, चाहे तानाशाही वाली हो, कोई भी सरकार हो, ये इन दिए गए तर्कों में से कोई भी तर्क उन पर लागू नहीं होता हो? वो तर्क को भी आपको सोचना है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि ये जो तर्क हैं, इन तर्कों में कौन सा तर्क ऐसा है जो
आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जिस तर्क से आप सहमत हैं कि हाँ ये बात सही है भैया, लोकतंत्र के लिए ये बात तो बिल्कुल सही कही कि लोग वोट नोट के बदले देते हैं। या किसी को ये लगता हो कि हाँ यार लोगों को पता ही नहीं होता है कि किसको वोट देना है, कुछ भी दे आते हैं जाके किसी को भी। आपको ये भी लग सकता है कि हाँ फलाना नेता जीत तो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमारे गांव की समस्याएं क्या है, हमारे शहर की समस्याएं क्या हैं। तो ये ऐसी बातें आप सोच सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कि आप किस तर्क से ज़्यादा सहमत हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे पाठ्यक्रम क्या कहता है। निश्चित रूप से इतनी सारी समस्याएं देख ली, लोकतंत्र के खिलाफ इतने सारे तर्क हमने सुन लिए, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र सभी समस्याओं को ख़त्म करने वाली कोई जादू की छड़ी तो है नहीं है। कोई जादूगर आए, जादूगर मतलब शासक, कोई शासक आया, लोकतंत्र वाली जादू की छड़ी पकड़ा और उसने गिली गिली गो करके घुमाया और पूरी दुनिया से, पूरे देश से जो गरीबी छू मंतर कर दिया। ऐसी स्थिति लोकतंत्र के साथ नहीं हो सकती। भाई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, कोई जादूगरनी की छड़ी तो है नहीं है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इस बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में फैसला करें, लोग खुद के बारे में सोचें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती उनके लिए हुए सारे फैसले जो हैं वे सही ही होंगे। आपने लोकतंत्र के खिलाफ बहुत सारे तर्क देख लिए, बहुत सारी बातें आई, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान में जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें हम लोकतंत्र को अच्छा बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी है कि उसको घुमाया और दुनिया से गरीबी छूमंतर, देश से गरीबी छूमंतर, भ्रष्टाचार छूमंतर, अशिक्षा छूमंतर। नेवर, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो सरकार चलाने की जितनी भी पद्धतियां हैं उन सारी पद्धतियों में लोकतंत्र में एक बात बहुत अच्छी है, और वो बात यह है कि यहाँ पर जनता को, नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है। देश का हर नागरिक लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। अपने कर्तव्य के साथ अपने अधिकारों को मांगने के लिए उसको आज़ादी है। किसी अन्य शासन व्यवस्था में यह चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन लोगों को अपने फैसले करने की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, अपने नेता चुनने की आज़ादी है, अपने शासक चुनने की आज़ादी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र ने ये गारंटी दे दी है कि जनता हर काम अच्छा ही करेगी। ये गारंटी नहीं कि हर बार हम अच्छा नेता ही चुन लेंगे। हो सकता है दिखावे में आकर कोई नेता खराब भी हो जाए, लेकिन बुनियादी बात जो है वो यह है कि फैसला जनता के हाथ में। यदि वह अच्छा लेगी तो अच्छी बात होगी, और यदि वह बुरा फैसला लेगी तो बुरी बात होगी। पूरी तरह से अच्छे या बुरे के लिए जिम्मेदार कौन होगा? देश का नागरिक होगा लोकतंत्र में। अन्य शासन व्यवस्था में हम स्वयं अपने लिए जिम्मेदार या गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। लोकतंत्र में यही महत्वपूर्ण है कि वह नागरिकों को उसके बुनियादी हक देता है, बोलने की आज़ादी देता है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो जन्म से मिलना चाहिए, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, वो उसको मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जनता को ये गारंटी मिल गई है कि वह हर काम अच्छा ही करेगी। फैसले गलत भी हो सकते हैं भाई, लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसले में देरी भी हो सकती है। और यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों से और सरकार की कार्यकुशलताओं पर इस देरी से उसका बुरा असर भी पड़ता है। तो इन सारे तर्कों को देखने के बाद, समझने के बाद हमको ये लगता है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप वर्तमान में सारे विश्व में या हमारे देश में देखने को मिल रहा है, यह सरकार चलाने का आदर्श स्वरूप तो नहीं है। यही लगता है ना कि लोकतंत्र एक आदर्श रूप नहीं है। लेकिन आप सोचिए, यदि लोकतंत्र सरकार चलाने का एक अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है और वह अपने आदर्श स्वरूप तक नहीं पहुंची है, तो क्या लोकतंत्र से अच्छी कोई शासन व्यवस्था मौजूद है? क्या शासन चलाने की जितनी भी पद्धतियां इस समय वर्तमान विश्व में उपलब्ध हैं, उन सब में लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ नहीं है? और यदि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो कौन सी शासन व्यवस्था जो सर्वश्रेष्ठ है? क्या तानाशाही? क्या धार्मिक आधार पर सरकार चलाना सर्वश्रेष्ठ है? क्या पूंजीवादी व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है? क्या सर्वश्रेष्ठ है? ये आपको सोचना होगा। और जब आप इसको सोचते हैं, समझते हैं, तब आप पाते हैं कि लोकतंत्र से बेहतर वर्तमान समय में कोई शासन व्यवस्था नहीं है।
और इसके पक्ष में भी लोग बहुत सारी दलीलें देते हैं। तो चलिए हम चलकर देखते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क थे उनके विरुद्ध, खिलाफ के खिलाफ मतलब लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सन 1958 से 61 के बीच की बात है। चीन में बहुत भयंकर अकाल पड़ा और विश्व इतिहास का यह सबसे भयावह अकाल था। इस अकाल में चीन में लगभग 3 करोड़ लोग उस समय मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति भी कोई चीन से बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत में चीन के समान नुकसान नहीं हुआ। ना तो चीन के समान अकाल की भयावहता आई, ना ही इतनी भुखमरी की स्थिति बनी। अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि ऐसा दोनों देशों भारत और चीन की सरकारी नीतियों में अंतर के कारण हुआ। यह अंतर क्या था कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी तो सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में अच्छा काम किया, नागरिकों की मदद की, क्योंकि यहाँ पर जनता आधार है लोकतंत्र का, लोक आधार है तंत्र का। चीनी सरकार ने वैसा करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की, उसने ऐसा समझा ही नहीं। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी इतना बड़ा अकाल या बड़ी संख्या में अभी तक तो भुखमरी नहीं हुई है। और अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना करने वाली जो मीडिया है वह स्वतंत्र होती, तो इतने सारे लोग भूख से कभी नहीं मरते। यह उदाहरण से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र कितना मजबूत है जनता की दृष्टि से। चीन में अकाल पड़ा, अकाल में करोड़ों लोग मर गए, 3 करोड़ लोग मरे वहाँ पर। भारत में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, भारत भी उस समय दुर्भिक्ष के दौर से गुजर रहा था, लेकिन भारत में भुखमरी के हालात इतने विकट नहीं हुए जितने चीन में हो गए थे। उसका मेन कारण था कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और चीन की व्यवस्था कैसी आप जानते हो ना। मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि एक ही दल चुनाव में भाग लेता है, वही जीतता है, वही शासक बन जाता है। भारत में ऐसा नहीं है, बार बार सरकारें बदलती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार हर तरह से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और यदि सरकार भी जानती है कि यदि हम जनता के भले का काम नहीं करेंगे तो हमको बदल दिया जाएगा। और यही जो परिवर्तन का भय है, यह सरकारों को अच्छा काम करने के लिए अवसर मुहैया कराती है। भारत में स्वतंत्र मीडिया है जो सरकार के गलत कामों की आलोचना भी करती है। चीन में ऐसा नहीं था और इसीलिए चीन में ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण से हमको स्पष्ट समझ में आता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वर्तमान विश्व में जितनी भी शासन करने की प्रणालियाँ या सिस्टम हैं उन सब में बेहतर है, नंबर 1 है, सर्वश्रेष्ठ है। भले यह लोकतंत्र उस आदर्श स्थिति में नहीं है, लेकिन अन्य शासन व्यवस्थाओं से तो श्रेष्ठ है। तानाशाही आदर्श हो सकती है क्या? वो भी आदर्श नहीं है। यदि तानाशाही आदर्श हो जाए तो लोक कल्याणकारी हो जाएगी, लेकिन आदर्श की तुलना आदर्श से करते ही हम देख चुके हैं। तो लोकतंत्र का जो वर्तमान स्वरूप है वही शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप माना जाएगा। यदि हम लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना गैर लोकतांत्रिक सरकारों से करें, चीन के उदाहरण से देखते हुए, तो एक बेसिक फ़र्क ये होता है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको अपने जनता की हितों के लिए काम करना बाध्यकारी है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि आप जनता के प्रति ही जिम्मेदार होंगे, जनता की सारे कार्यों के लिए ही आप जिम्मेदार होंगे। लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? वो जनता के हित में काम कर भी सकती है, मूड आ गया तो कर दिया और मूड में आया तो नहीं भी किया। वो अपनी सोच से चलती है, जनता की सोच से वो नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि उसको जनता ने तो चुना ही नहीं है ना। तो जनता जिस सरकार को चुनती है वह सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार भी होती है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा होना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर लोकतंत्र में ऐसा तत्काल करना होता है। लोकतंत्र अपने नागरिकों को सहेजता है, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों का ध्यान रखता है। तो गैर लोकतांत्रिक सरकारें और लोकतांत्रिक सरकारों में जो बेसिक फ़र्क है तस्वीर में आप देख भी रहे हैं कि यदि गैर लोकतांत्रिक सरकार चाहे तो अपने नागरिकों को अलग भी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार को अपने नागरिकों की पूरी तरह से सुरक्षा और उनके ध्यान रखना, उनके एक तरह से परवाह करना जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का सबसे अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप
है। तो इस प्रकार इस तर्क से हमको ये समझ में तो आ गया कि अन्य शासन पद्धतियाँ जितनी भी इस विश्व में आज के दौर में उपलब्ध हैं, उन सभी में सबसे ज़्यादा जवाबदेही किसके प्रति? अपने नागरिकों के प्रति अगर जवाबदेह कोई शासन व्यवस्था है तो वह सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र ही है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले का एक और कारण है। वह कारण यह है कि लोकतंत्र का आधार व्यापक बहस और चर्चा होती है। लोकतांत्रिक फैसले में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले लेते हैं, उनमें बैठकें होती हैं। लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच उसमें जुड़ जाती है तो गलतियों की संभावना कम हो जाती है, और इससे में समय ज़रूर भले ज़्यादा लग जाए, महत्वपूर्ण मसलों पर लंबे समय तक वे लाभकारी हो जाते हैं, यह निकल कर आता है। इसमें ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले नहीं हो पाते कि इसमें प्रतिक्रियावादी फैसले नहीं होते और उनके होने की संभावना घट जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। ये लीजिए, लोकतंत्र के पक्ष में एक और अच्छी बात निकल कर आई। अभी पिछली बार खिलाफ में क्या बोला था कि लोकतंत्र में बहुत सारे लोगों से बातचीत करना पड़ती है, बैठकें करना पड़ती हैं, तो फैसलों में देरी हो जाती है। भैया, बहुत बड़ा देश होता है और यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ज़्यादा लोगों को फैसलों में शामिल किया जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ें भी निकल कर आती हैं। फैसले में देरी ज़रूर होती है, लेकिन वे फैसले लंबे समय तक राष्ट्रहित में काम करते हैं। तो लोकतंत्र जो है महत्वपूर्ण निर्णयों की संभावना को बढ़ाता है, महत्वपूर्ण फैसले लेने की संभावनाओं को बढ़ा देता है, उसकी वृद्धि कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता की बातें सुनी जाती हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान होता है। लोकतंत्र के पक्ष में आप लोगों ने दो तर्क देख लिए, इसी में एक तीसरा तर्क भी जुड़ा हुआ है। तीसरा तर्क ये जुड़ा हुआ है कि लोकतंत्र शासन की वह व्यवस्था भी है जिसमें मतभेदों और टकरावों को संभाल लिया जाता है। यदि दो वर्गों के बीच में या दो समूहों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर के मतभेद हैं, टकराव हैं, तो उनको संभालने का जो तरीका है वह लोकतंत्र में उपलब्ध है। लोकतंत्र वो अवसर मुहैया करा देता है कि आप मतभेदों को दूर कर सकते हैं। कैसे? चलिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र से जुड़ा एक तीसरा तर्क यह है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का एक तरीका या सिस्टम उपलब्ध कराता है। कई बार ये हो जाता है कि आई एम राइट, दूसरा कहता है नहीं नहीं मी टू, मैं भी राइट हूँ। तो ऐसी स्थिति में वर्कशॉप कर सकते हैं या आपस में चर्चा कर सकते हैं और इसके माध्यम से मतभेद को, टकराव को संभाला जा सकता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा। निश्चित रूप से समाज बड़ा होगा तो किसी भी समाज में लोगों के हितों में और विचारों में अंतर होगा। अगर हम भारत की दृष्टि से सोचें तो यहाँ पर तो भारी सामाजिक विविधता है, लोगों की सोच में अंतर है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, सबकी धार्मिक मान्यताएं भी अलग अलग हैं, जातियां भी अलग अलग हैं। तो डेफिनेटली इतनी सारी जब विविधता होगी तो उनके विचारों में भी अंतर होगा, सोच में भी अंतर होगा, सोचने के तरीकों में अंतर होगा, रहने के तरीकों में अंतर होगा, रहन सहन में अंतर होगा। मतलब जैसे जैसे हमारे इलाके क्षेत्र बदलते जाते हैं, लोगों की रहन सहन, जीवनचर्या में अंतर दिखाई देने लगता है। और फिर जब अंतर होता है तो ये सभी लोग क्या करते हैं? दुनिया को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। उनकी पसंद में भी अंतर होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक समूह जिस चीज़ को पसंद कर रहा हो दूसरा समूह भी उसी को पसंद करे, और इससे दोनों समूहों के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। जब टकराव की स्थिति बन जाती है तो इस टकराव को कैसे सुलझाएं? या तो पावर की दम पे, ताकत की दम पर। तो ताकत में क्या होगा? जो समूह बड़ा होगा उसके पास ज़्यादा ताकत होगी, वह कमज़ोर और छोटे समूह को दबा देगा। ऐसी स्थिति से कैसे निपटें? तो लोकतंत्र इसके लिए अवसर उपलब्ध कराता है कि ऐसे टकराव और मतभेदों से उबरा जा सके। इस नाराज़गी से क्या होगा? असंतोष फैलेगा और नाराज़गी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में दो समूह या दो से ज़्यादा समूह बहुत ज़्यादा समय तक एक साथ नहीं रह पाएंगे। तब लोकतंत्र ही इस समस्या का एक शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में ना तो कोई स्थायी विजेता होता है, ना कोई स्थायी रूप से पराजित होता है। और इसी वजह से विभिन्न समूहों के, विभिन्न सोच के लोग एक दूसरे के साथ
शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। और भारत की जो विविधता वाला देश है, भारत जैसा देश, वहाँ पर तो लोकतंत्र ही वह चीज़ है जो लोगों को एकजुट बनाए हुए है। लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को संभालने का अपना एक तरीका होता है। भारत जैसे देश में कई जाति के लोग हैं, कई धर्मों के, भाषा बोलने वाले, रहन सहन अलग अलग है, सोच अलग अलग है, विचार अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में सबकी अपनी अपनी बात मनवाने की तरीका रहते हैं। सब लोग ये सोचते हैं मेरी बात मानी जाए, वो कहता है मेरी बात मानी जाए, और उसमें टकराव की स्थिति बन जाती है। और जब टकराव की स्थिति बन जाती है तो उसका निर्णय कैसा हो कि किसकी बात मानी जाए। तो या तो पावर, ताकत जिसके पास हो उसकी बात मान लें, तो जो बहुसंख्यक होगा उसके पास ज़्यादा पावर होगी। जो इसमें जो छोटा समूह है वह कमज़ोर पड़ जाएगा, उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो असंतोष फैलेगा, नाराज़गी होगी, और यह असंतोष अल्टीमेटली राष्ट्र के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो लोकतंत्र वह व्यवस्था होती है जिसमें इन चीज़ों का समाधान मिल जाता है। लोकतंत्र में आज जो जीता है कल वो पराजित हो जाएगा, कल जो पराजित हुआ था वो आज विजेता बन जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से ना तो विजेता होता है, ना ही स्थायी रूप से कोई पराजित होता है। और इस तरह से लोकतंत्र में सबको अपनी बातें रखने का अवसर मिलता है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क किसी सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। सबसे मजबूत तर्क जो है वह है लोकतंत्र और उसके नागरिकों के रिश्ते का। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है, तब भी यह सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पर सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा हासिल है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा नहीं होते, वे खुद अपने शासक होते हैं, और यदि गलती करते हैं तो खुद के लिए खुद जवाबदेह होते हैं। ऐसा नहीं है कि गलती कर दी तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार होगा। लोकतंत्र के पक्ष में इन तर्कों को आपने देखा और समझा, लेकिन आपने लोकतंत्र में एक ही चीज़ दिमाग में आई होगी कि लोकतंत्र मतलब लोकतांत्रिक सरकार। तो आपको बता दें कि लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण पहलू है वह सरकार से जुड़ा हुआ कदापि नहीं है। लोकतंत्र मुख्य रूप से जनता से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता की जो हैसियत है वो किसी और शासन व्यवस्था में नहीं है। सर्वाधिकार सुरक्षित जिसको बोलते हैं वो जनता ही है। जनता ही अपने शासक चुनती है, जनता ही अपने शासकों को हटा भी देती है। तो लोकतंत्र में जो हैसियत नागरिकों को है वो किसी और शासन व्यवस्था में तो नहीं है। इसमें चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गैर पढ़ा लिखा हो, सबको समानता का हक है, सबके वोटों की कीमत बराबर है, सभी अपने हिसाब से अपनी सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र के पक्ष में एक आखिरी तर्क है, वो यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर क्यों है? क्योंकि इसमें गलतियों को ठीक करने का अवसर मिलता है। हमने ऊपर देखा कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि लोकतंत्र में गलती नहीं हो सकती। भाई गलती हो सकती है, गलत शासक चुना जा सकता है, गलत वोट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार हमने वोट दे दिया तो शासक बदला नहीं जा सकता। कोई भी सरकार ये गारंटी नहीं दे सकती कि उससे गलती नहीं होगी। गलती होती है, लेकिन गलती को सुधारने का अवसर लोकतंत्र में उपलब्ध है। लोकतंत्र मतलब द सिस्टम ऑफ पब्लिक डेमोक्रेसी, जनता के लिए, जहाँ पर जनता खुद अपना शासन करती है। यदि वह खुद नहीं जा पा रही तो अपना प्रतिनिधि चुनकर भेज देती कि जाओ हमारी तरफ से आप निर्णय लेना। हो सकता है कई बार हम गलत प्रतिनिधि चुन लें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि एक बार हमने प्रतिनिधि गलत चुन लिया तो वही रहा आएगा। अगर हमसे कोई गलत प्रतिनिधि चुन लिया गया है तो अगली बार अवसर मिलेगा, हम उसको हटा देंगे और अपनी गलती को सुधार लेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में जिन प्रतिनिधियों को हमने चुनकर भेजा है, जिन सरकार को हमने चुना है, ज़रूरी नहीं है कि उनसे गलतियां ना हों, लेकिन अगर वे गलतियां सरकार या तो सरकार में रहते हुए सुधार ली तो ठीक है, और नहीं सुधार पाती है तो जनता अगली बार वोटिंग में सुधार देगी। लेकिन इसी चीज़ को आप गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सोचिए, किसी तानाशाह द्वारा गलती हो जाए तो सुधारी जा सकती क्या? वो तो बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि, जो मैंने कर दिया वही फाइनल है। चलिए, बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई। लोकतंत्र की छोटी सी परिभाषा भी देखी थी हमने, लोकतंत्र के गुणों पर भी चर्चा की, लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क हैं वो भी देखे, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देख लिए। अब हम इस चर्चा को थोड़ा सा समेट लेते हैं। ये तो निश्चित हो गया कि लोकतंत्र सभी समस्याओं का समाधान नहीं है,
लेकिन ये भी सही है कि वर्तमान में जितनी भी शासन प्रणाली की व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी शासन प्रणालियां हैं, उन सब में सबसे अच्छी व्यवस्था है लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी शासन व्यवस्था के तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनमें लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मुहैया कराती है, गलतियों को सुधारने का अवसर मुहैया कराती है, जनता की, नागरिक की हैसियत को बढ़ाती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए लोकतंत्र भले अपने आदर्श स्वरूप में ना हो, लेकिन जितनी भी शासन प्रणालियां हैं उन सभी शासन प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ तो है। इसमें लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। भले लोग अलग अलग समुदाय के हों, अलग अलग वर्गों के हों, अलग अलग समूहों के हों, हर समूह की बात को सुना जाता है, समझा जाता है। उनमें कोई मतभेद या टकराव हो जाए उनको भी दूर किया जाता है। अगर इस दौरान कोई गलती हो जाए तो उन गलतियों को सुधारने के अवसर भी मिलते हैं। कैसे सुधारना है ये चीज़ हम जानते हैं। चुनाव हमारे पास बहुत अच्छा टूल है। गलत प्रतिनिधि चुन लिया, बदल डालो। एक बार हमने गलत व्यक्ति को वोट दिया, अगली बार हमारी गलती सुधार लेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था के जितने भी स्वरूप इस दुनिया में आज तक मौजूद हैं, उनमें सबसे अच्छा लोकतंत्र ही है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों के लिए है, जबकि अन्य शासन व्यवस्था में शासक महत्वपूर्ण है, जनता नहीं। तानाशाही में जो तानाशाह कहेगा वह माना जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था में जो पैसे वाले कहेंगे वो माना जाएगा, अराजकता में जो गुंडा कहेगा, मवाली कहेगा वो माना जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में जो जनता कहेगी वह बात अंतिम होती है। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है ना, और लोकतंत्र क्यों जरूरी है ये भी समझ में आ गई होगी। लोकतंत्र की बेहतर परिभाषा के लिए हम इसी चैप्टर का अगला और आखिरी वीडियो देखें, उसके पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस लोकतंत्र के वीडियोस को देखते हुए आप कहाँ तक पहुँचे और इससे क्या समझे। तो स्क्रीन पर जो आपको प्रश्न दिख रहा है या गतिविधि दिख रही है उसको आपको हल करना है। चलिए देखते हैं वह गतिविधि क्या है। राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा। इसमें बताया गया था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी है। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा, क्या कहा, कि लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है। ऐसा सिर्फ संयोग से हुआ होगा। यह संभव है कि भविष्य में दो लोकतांत्रिक देशों के बीच में भी युद्ध हो जाए। लेकिन मुजफ्फर का कहना है कि ऐसा सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उनमें युद्ध होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों विचारों में आपकी सहमति किसकी तरफ है और जिसकी भी तरफ है उसके क्या कारण है, क्यों है यह सहमति, यह आपको बताना है। यदि आप इसको बता पाने में सफल होते हैं, दैट मीन्स आप लोकतंत्र को समझने में सफल हो गए हैं। तो ये देखा आपने कि राजेश और मुजफ्फर आपस में चर्चा करते हैं कि यार मैंने एक लेख में पढ़ा था कि कभी भी झगड़ा दो लोकतांत्रिक देशों में नहीं हुआ। झगड़ा तब हुआ है जब दो में से किसी एक देश गैर लोकतांत्रिक सरकार हो। भारत पाकिस्तान का देख लो, भारत चीन का देख लो। ऐसी स्थिति में क्या होता है, भारत तो लोकतांत्रिक है लेकिन पाकिस्तान में जब जब गैर लोकतांत्रिक सरकार आई है उसने सीमाओं का उल्लंघन किया है। चीन तो खैर गैर लोकतांत्रिक है ही। तो इस चीज़ से आप राजेश और मुजफ्फर में किसकी बातों से सहमत हैं और क्यों हैं, इस बात को आपको बताना है। और आपको एक बात बता दूं कि यह है लोकतंत्र क्यों अच्छा है, इस बात पर आप लगातार मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, समझिए। और लोकतंत्र को पाठ्यक्रम की दृष्टि से और अच्छे से समझना हो तो ई क्लासेस बाय मनीष सर के वीडियोस को बार बार देखिए और अन्य लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपस में तार्किक क्षमता बढ़ सके। तो चलिए आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।